नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल सुभाष की बात में आज मेरे साथ बात करने के लिए बस्तर के 2 बार के विधायक लखेश्वर बघेल जी मौजूद हैं। मैं उनका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। बघेल जी, लगातार आप 2 बार से बस्तर से विधायक हैं, कांग्रेस से विधायक हैं। उस समय भी जब कांग्रेस की सत्ता नहीं थी तब भी आप विधायक थे, अभी भी आप विधायक हैं। आप बस्तर विकास प्राधिकरण जो क्षेत्र है उसके आप अध्यक्ष हैं। आप एक मंदिर के पुजारी भी हैं, आप एक किसान भी हैं। आप बहुत सारी भूमिका में बस्तर में सक्रिय दिखाई देते हैं। बस्तर में यदि मैं कहूं कि महेंद्र कर्मा के बाद कोई विश्वसनीय नेता जिसकी छवि लोगों के बीच ऐसी है कि जो लोगों के बीच सहज उपलब्ध है, तो वो आपकी छवि है। ऐसे बस्तर में पर बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है, तो लोग कहते हैं कि बस्तर बदल रहा है। तो ये बस्तर किस तरह से बदल रहा है और बदलते बस्तर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, आप कांग्रेस में मध्य प्रदेश के समय से भी आप पदाधिकारी रहे हैं, तो आपने पूरे बस्तर की यात्रा को देखा है। तो आप बदलते बस्तर को किस तरह से देखते हैं? वास्तव में बस्तर एक शांति प्रिय एक टापू के रूप में पूरे देश में नहीं विश्व में जानी जाती थी जी। और बस्तर में पूरे विश्व के लोग बस्तर को देखने की, यहाँ के सहजता, यहाँ के लोगों की सहजता के देखने के लिए पूरे देश के लोग, विदेश के लोग आते थे। हमने भी बचपन में देखा है। हम लोगों ने मैं सर्विस 1980 में शुरू की थी और जगरगुंडा मेरा हाई स्कूल में पोस्टिंग हुआ थी और अकेला ही मैं जगरगुंडा में गया था साइकिल में। और उस समय बस भी जगदलपुर से चलती थी और जगरगुंडा जाके पूरा उधर बीजापुर तक जाती थी। ऐसा बस्तर हमने देखा है बचपन में। तो और धीरे धीरे बस्तर इस तरह की कलंकित हो गया कि बस्तर दूसरे रूप में जानने लगी। लेकिन बीच 2018 से जो हमारी सरकार आई, सरकार आने के बाद जो विकास काम गांव-गांव तक पहुंची, गांव के सड़कें बनने लगी, पुनः गांव में स्कूल जहां बंद थी 15 सालों में वो कुछ खुलने लगी, गांव में देवगुड़ियों का बनाने का काम हुआ, गांव में राशन दुकानें, आंगनबाड़ी केंद्र पुनः चालू होने लगा। तो ऐसा लगता है, लोग कहते हैं, हम ही नहीं, अपने राजनेता लोग ही नहीं और भी नहीं, लेकिन लोगों के मुंह से लगता है कि बस्तर बदल रहा है। जो विकास काम हो रहे हैं और बदलाव हो रही है, लोग तक आम लोगों के बीच में जो सरकार की योजनाओं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि बस्तर बदल रहा है। बहुत से काम ऐसे हमारे 4.5 साल में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो ऐसा लगता है कि बस्तर बदल रहा है। जी, सत्ता की सीढ़ी, ऐसा लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की सीढ़ी जो है वो आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरती, जिसमें बस्तर और सरगुजा मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इस बार चूंकि अब 2023 में चुनाव हैं और मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात उन्होंने बस्तर और सरगुजा दोनों जगह को प्राथमिकता दी थी। तो ये अभी जो 2023 के चुनाव हैं, इसमें बस्तर किस करवट बैठेगा? बस्तर में जो विकास हुई है जी, 4.5 सालों में जी, तो उससे हम सब लोग, पब्लिक भी चाहती हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। ऐसे पब्लिक की जनभावनाएं है, तो ऐसे चाहते हैं कि अपन पुनः जो 12 सीट पुनः काबिज करेंगे, ऐसा लगता है। जी, ये भी एक राजनीतिक क्षेत्र में और खासकर कांग्रेस क्षेत्र में एक नारा बहुत प्रचलित है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो ये जो नारा है, इसको किस तरह से आप फलीभूत होते देखते हैं? नहीं, जो भी भेंट मुलाकात में हो, चाहे ऐसे समय में हो, जो ग्रामीण के मांग किए, आदिवासी समाज के द्वारा हो चाहे गैर आदिवासी समाज के द्वारा, जो मांगे बस्तर को सब मिला। इसलिए बस्तरवासी भी ये कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। जी जी। तो वह ये, और दूसरा अभी बस्तर में एक बात और चर्चा में बस्तर आया था कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ था, जब विधानसभा में आपकी सरकार ने सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया, पर उसके पहले बस्तर में और ख़ास करके उस इलाके में कुछ लोगों ने आंदोलन किया और एक उपचुनाव में उन्होंने सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रतिनिधि भी खड़ा किया, फिर बाद में वो खारिज हो गया चुनाव में। उसको आप किस तरह से देखते हैं आरक्षण के मुद्दे को? वास्तव में अभी जो
एक संवैधानिक संकट की तरह हमारे छत्तीसगढ़ गुजर रहा है जी। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबके हक मिलना चाहिए था। जो हमने विधानसभा में सर्वसम्मति से सारी पार्टियों के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया और राजभवन भेजा गया, और जो अचानक रुकना ये अच्छी बात नहीं था। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है वो तो सबके मन में रहती है, खासकर युवाओं के लिए, चाहे कर्मचारी वर्गों के लिए जो प्रमोशन की होती है। कई भर्तियां होनी चाहिए था, वो भर्तियां रुक गई है। जैसे हमारे प्राधिकरण बस्तर क्षेत्र विकास आदिवासी विकास प्राधिकरण में कम से कम 12,000 लोगों का भर्ती किया। हमने 2-2.5 हज़ार ही लोगों को भर्ती कर पाए थे जी। और ऐसे संकट आने से हम लोग की भर्तियाँ रुकी है। तो वास्तव में सभी के प्रति तो है, सब आशा लगा के 15 सालों में उन्होंने भाजपा सरकार रही, उस समय किसी भी प्रकार की भर्ती न शिक्षक वर्गों की भर्ती की, ना फोर्थ क्लास की भर्ती की, न कई प्रकार की नहीं हुई। तो ऐसे समय में इस टाइप का होना बड़ा एक सभी वर्गों के लिए बड़ा चिंताजनक विषय आई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निपटे, और आरक्षण का जिसका हक है उसको तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। फिर भी जो भी वर्तमान में नहीं मिल रही है, उससे जो लोगों के हक मारे जा रहे हैं, उससे तो थोड़ा सा आक्रोश तो है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जल्दी निपट जाएगा। जी, ऐसे तो लोग छत्तीसगढ़ को बहुत शांति प्रिय राज्य के रूप में जानते हैं। जब पूरे देश में कई मामलों में दंगे फसाद हुए, छत्तीसगढ़ बहुत शांत रहा। पर इधर चुनाव के साल में हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी घटनाओं को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। और खास करके बस्तर की बात मैं करूं आपसे, तो बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को लोग बहुत तेजी से उभार रहे हैं कि जैसे बस्तर में बड़े पैमाने पे कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है, और वो कांग्रेस करा रही, इस तरह का भी आरोप है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्षी पार्टियां के पास किसी प्रकार की मुद्दा नहीं। जिस तरह की हर मुद्दे पे हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। हमारे जानकारी, हम भी बस्तर के वासी हैं, हम भी जब मेरे पूरे संभाग मेरे क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, कहीं भी समाज के लोग हो, चाहे किसी भी प्रकार के अपने व्यक्तिगत रूप से, अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं मिली कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया, ऐसा कोई कहीं भी अभी तक सुनने को नहीं मिला। लेकिन जो जिनके समय में जी अधिक से अधिक धर्मांतरण हुए 15 सालों में, उनके द्वारा जबरदस्ती उनके समय में धर्मांतरण किए वाले लोगों को सामने ला के धर्मांतरण हो रहा है, ऐसा एक प्रोपोगंडा के रूप में लोगों के बीच में ला रही है, वो तो उचित नहीं है। और सब पब्लिक समझती है जी कि इनके प्रोपोगंडा को और आने वाला समय में उनको परिमाण भुगतना पड़ेगा। कोई भी धर्मांतरण कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई समाज नहीं चाहता, आज तक कोई समाज आज तक नहीं चाहता कि धर्मांतरण इनके ज़बरदस्ती उनके द्वारा की गई है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी जो पिछले वर्षों में जो हुई है, उनको सामने लाके इस टाइप का प्रोपोगंडा कर रही है। और सब लोग हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसा कोई भी धर्मांतरण जबरदस्ती आज तक बस्तर में हुआ ही नहीं। जी, भूपेश बघेल की सरकार बनते ही सरकार ने आदिवासियों की जमीन जो उद्योग के लिए ली गई थी उसको वापस किया। इसका बड़ा पूरे देश में बहुत हल्ला भी हुआ, और लोगों को लगा कि ये आदिवासियों की जो है वो सरकार है जो आदिवासियों की हित की बात करती है। इस सरकार ने आते ही कर्जा माफ़ किया, आदिवासियों के तीज त्यौहार को तवज्जो दी, आदिवासी दिवस मनाने की पहल चालू की। यहाँ पे आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह भी यहाँ पर हुआ। ये, और आप खुद बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो इस पूरे जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जो कुछ मैं समझता हूँ कि जिस दिन से भूपेश बघेल की सरकार बनी तब से अब तक जो कुछ आप देखते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या कुछ खास हुआ, इस सरकार ने पिछली सरकार से हटकर ऐसा क्या किया कि जिसको आप चुनाव के समय भी बोलना चाहेंगे और वैसे भी आप इसको रेखांकित करना चाहेंगे? वास्तव में हमारे सरकार आते ही साथ जिस प्रकार से 2 घंटे में कर्जा माफ़ी करना एक ऐतिहासिक कदम था, देश में पहली बार हुई है ऐसे कर्जा माफ़ी की घोषणा, और किसान लोगों का कर्जा माफ़ हुआ। कई किसान लोग गरीब थे, उन लोगों में जीवन स्तर में हुआ माफ़ होने से ऊंचा उठा, और लोंडीगुड़ा की ज़मीन जो आप ऐसे एक ऐतिहासिक निर्णय था। और देश में पहला घटना है कि किसी का जमीन लिया हुआ ज़मीन
सरकार के द्वारा ली गई ज़मीन को वापस करना एक ऐतिहासिक पहल था। उससे लोगों की भरोसा माननीय भूपेश बघेल जी ने जीता है। और खासकर जो आपने सभी चीज़ को वर्णन किया कि आदिवासी का विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की बात, तो हम लोग भी पिछले 5 साल तक चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन बीती सरकार ने कोई भी उसका छुट्टी देने की बात कुछ की नहीं। और अब बहुत से हमारे संरक्षण संवर्धन जैसे खासकर हमारे प्राधिकरण क्षेत्र की बात है, हम लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख रुपए हम लोग को कई बार मुख्यमंत्री जब मिलने के बाद मिलते थे। अब प्राधिकरण बस्तर विकास प्राधिकरण बनने से जी हम लोगों को एक एक विधायक को 2-2, 3-4, 4-4 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र के विकास के लिए अनुशंसा करके भेजते हैं। उसकी स्वीकृति होते लगभग हमारे 55 करोड़ रुपया जी हमारे प्राधिकरण का बजट है, जिसमें खासकर गरीबी उन्मूलन के लिए दंतेवाड़ा में 20 करोड़ रुपया अलग से गरीबी उन्मूलन के लिए दी जाती है और बाकी 35 करोड़ सभी विधानसभा में वितरित की जाती है। इस तरह की उसके करोड़ों रुपया हर साल हम लोगों को विधायक लोगों को मिलती है उसको। और आदिवासी के संरक्षण संवर्धन के लिए खासकर उसमें खर्च करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ इस प्रकार हो, चाहे देवगुड़ी की बात हो, चाहे उनके आदिवासी भवन बनाने की बात हो, हर समाज के लिए भवन बनाने की बात हो, प्राधिकरण से भी हो, डीएमएफ फंड से हो, आदि फंडों से बन रही जा रही है। तो अधिकांश काम हमारे ये 4 साल जो पूर्ववर्ती सरकार हमारी भी रही उस समय जो काम नहीं हुआ, ये 60 सालों में आदिवासियों के हित में बहुत से काम हुए हैं। और हम लोगों को लगता है जिस टाइप के लोग तारीफ करते हैं, पीठ पीछे भी तारीफ करते हैं, सामने भी करते हैं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार देखा कि हम लोग एक इतना छाती चौड़ा हो जाती है कि बहुत से अच्छा काम हो रहा है, इससे भरोसा जीते हैं हम लोग। तो और माननीय भूपेश बघेल ने भी भरोसा जीता है आदिवासियों का, तो इसका आने वाला समय में लाभ मिलेगा। जी, बस्तर की संस्कृति को लेकर बहुत बात होती है, बस्तर के दशहरे को लेकर बात होती है, बस्तर के पर्यटन स्थल को लेकर बात होती है। अब बस्तर में हवाई सेवा भी शुरू हो गई है, अब रेल का कनेक्शन भी और बढ़ रहा है। ऐसे में बस्तर में जो सांस्कृतिक बदलाव देखते हैं या बस्तर बदल रहा है जिसकी बात हो रही है, तो एक बात हमारे राज्य में इस समय हो रही है कि शराबबंदी की जाए। तो आदिवासियों को हमारे यहाँ या ये छूट है कि उनके जीवन का हिस्सा, उनकी संस्कृति का हिस्सा है कि वो अपने लिए शराब बना सकते हैं, या वो जो है वहाँ से सल्फी के पेड़ से अपने लिए सल्फी निकालते हैं, जिस तरह से भी वो निर्मित कर सकते हैं, उनकी संस्कृति का हिस्सा। तो ये शराबबंदी को लेकर जो कुछ बात हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो नशा ही नाश तो है जी, लेकिन हम कुरीतियों से भी अभी छूट नहीं पाए हमारे आदिवासी लोग खासकर। जी, फिर भी आज की जनरेशन चाहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 10-20% लोग होंगे, फिर भी 80% लोग उसका सेवन आज भी करते हैं। घर में बनता है, पूर्व से ही बनते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको छुड़ाना एक हम संस्कृति की समझते हैं कि शराब में हमारे देवदामियों को चढ़ाते हैं, हम लोग हर तीज त्यौहार में इसका उपयोग करते हैं, इस तरह की बात है। इसको वास्तव में जनरेशन तो चाहता है कि शराबबंदी हो, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं कि चाहते हैं। फिर भी हम लोग धीरे धीरे बदलाव, सामाजिक बदलाव ला रहे हैं, समाज में भी करते हैं कि बदलाव होना चाहिए। फिर भी अभी हमारे बस्तर में शराबबंदी करना बड़ा एक कठिन काम है। तो अभी फिर भी आने वाला धीरे धीरे इस और बढ़ेंगे, ऐसी आशा है। जी, तो हम बात कर रहे हैं लखेश्वर बघेल जी से। बहुत सारी बात कर सकते हैं, वो आपको शायद पता हो कि वो एक मंदिर के पुजारी भी हैं, परंपरागत रूप से उनके परिवार की ये परंपरा से आता है। तो वो चूंकि अपने देवता के पूजा के लिए वो हमेशा जो समय आता है उस पर रहते हैं। तो आप ये जब पूजा अर्चना करते हैं, जो आपके देवता हैं जिसको लेकर इस समय ये भी बात होती है कि आदिवासी कौन है, तो ये संस्कृति के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह की पूजा पाठ होती है, किस तरह का मंदिर है और किस तरह से उसमें क्या कुछ गतिविधियां चलती हैं। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी माता हिंगलाजिन के पुजारी हैं, गांव के पुजारी भी हैं, माटी पुजारी भी हैं, माता हिंगलाजिन के पुजारी भी हैं जी। तो एक हमारे गांव के लोग हर गांव में
माता गुड़ियो, कई प्रकार की माता हिंगलाजीन मावली माता, दंतेश्वरी माता, कई माताओं को हर गांव में मानते हैं जी। और हमारे खासकर बस्तर में हिंगलाजीन दंतेश्वरी के बाद हिंगलाजीन माता का मानने वाले बहुत से बहुसंख्यक लोग हैं जी। तो जिसका पुजारी रहे हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे थे और हमारे पिछले 4-5 साल पहले हमारे पिताजी लोग 2 भाई थे, उनके ख़त्म होने के दायित्व का मेरे को सौंपा गया और मैं उसका पुजारी हूँ। अब समय तो दे नहीं पाता लेकिन हमारे भतीजे लोग हैं, उन लोग पूर्ण समय देते हैं और हर समय हर दिन बहुत से लोग आते जाते हैं तो उसमें आस्थाएं है, लोगों के प्रति है, हमारे प्रति है, सबके प्रति है। तो अब पुजारी होने के नाते हम लोगों को भी कभी कभी जाके समय देना पड़ता है। बड़े त्योहारों में, नवरात्रियों में मैं भी उपस्थित रहकर संपन्न कराता हूँ और माता पिता का इच्छा था कि अच्छा एक मंदिर बने, उनके द्वारा मंदिर बनाने का काम शुरू किए थे लेकिन उसको मेरे द्वारा पूर्ण किया गया और अच्छा एक साउथ इंडियन ढंग से मैं मंदिर निर्मित किया हूँ और सभी मंदिर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार जा चुके हैं और देखे और प्रशंसा करते हैं और सभी क्षेत्र के लोग आके प्रशंसा करते हैं कि हमारी ये देवी देवता का मानना हमारे आदिवासियों का एक संस्कृति भी है और आस्था भी है देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति और सारे जगह। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के साथ पूरे जगह, मेरे विधानसभा में तो 437 गुड़ी का निर्माण कराया हूँ अभी 3-4 सालों में और उसके पहले भी मैं जो भी रहा जिला पंचायत अध्यक्ष, उस समय माननीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी हुआ करते थे, उस समय में प्रस्ताव रखा था कि मैं गुड़ियों का मरम्मत होना चाहिए। उस समय तो हम 10-10 हज़ार रुपया शुरुआत हमारे गुड़ियों को देने के लिए शुरू किए थे। उसका एक रूप धीरे धीरे आज 5 लाख रुपया प्रत्येक गुड़ी को देना पड़ रहा है। तो इससे आदिवासियों की आस्था का एक केंद्र होता है, गांव के आस्था का केंद्र होता है, उस जगहों में हम लोगों ने निर्माण करा रहे हैं। उसका अच्छा लाभ आने वाला समय में कांग्रेस को मिलेगा। जी। तो दोस्तों, देवगुड़ी के निर्माण हो रहा है, वहाँ पर लोगों की आस्थाएं हैं और लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर को पूजते हैं, मानते हैं। निदा फाजली साहब का एक शेर है कि सबकी पूजा अलग अलग है, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो बघेल साहब जब समय मिलता है वो तो जनता की सेवा में रहते हैं, क्योंकि गांधी जी का प्रिय भजन भी है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो जनता की पीर को जानकर उसको हरने वाले लखेश्वर बघेल जो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, वो जब समय मिलता है तो अपने ईश्वर के पास भी जाते हैं। आज उनको समय मिला तो वो हमारे साथ आए और उन्होंने सुभाष की बात में हमारे साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।